हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 जो चल रहा है, आपका पेपर नंबर 20 जो है एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप, जो सीएमए फाइनल के लिए चल रहा है। और उसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6.2। ओके, क्या देखने वाले 6.2 जो कि आपका चैप्टर नंबर है एप्लीकेशन ऑफ द कोशो फ्रेमवर्क फॉर द रिस्क एनेबल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, सो आज ये चैप्टर के हम सारी चीजें हम देखने वाले हैं वन बाय वन। सारी चीज कवर करने वाले। छोटा चैप्टर है बट बड़ा धमाका जैसा है, बट इतना भी छोटा नहीं है। और इसमें से क्वेश्चन भी आता है। ओके, सो इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है। सो मेन चीज क्या है कि भाई अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि भाई ये चैप्टर का मतलब है क्या। ओके, जैसे एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट फ्रेमवर्क फॉर रिस्क एनेबल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, तो आपको कॉस्ट फ्रेमवर्क तो मैंने पहले बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ओके, बट इस चैप्टर में भी फिर से वो सारी चीजें हम कवर करने वाले। ओके, बट कंफ्यूजन सबको यही होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में। सो सिंपल शब्दों में बात करूँ तो भाई हर बिजनेस को दो चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। एक तरफ ग्रोथ और एक परफॉर्मेंस। ओके, और दूसरी तरफ क्या होता है, आपका रिस्क होता है। ओके, सो एक तरफ आपको ग्रोथ और परफॉर्मेंस आपको बैलेंस करना पड़ता है और दूसरी तरफ आपको रिस्क मैनेज करना पड़ता है। सो अगर सिर्फ परफॉर्मेंस के पीछे ही हम भाग गए और रिस्क मैनेज भी नहीं किया तो बिजनेस कभी भी आपका फेल हो सकता है। बट अगर सिर्फ रिस्क से बैलेंस आप बचने में आप लगे रहे तो आपका ग्रोथ का जो चांस है वो आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, यानी आपको दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, आपका ग्रोथ को भी और आपके रिस्क को भी, तो दोनों को एक साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। और यहीं पर आता है आपका कोसो फ्रेमवर्क। सो कोसो फ्रेमवर्क क्या है कि भाई एक स्ट्रक्चर अप्रोच जो बताता है कि भाई बिजनेस अपने रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करे, मैनेज करे और फिर उन्हीं रिस्क के बीच परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस करे। सो मतलब कि एक तरह से ये फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज को गाइड करता है कि भाई कैसे रिस्क को एक दुश्मन सपोज करो कि कैसे रिस्क को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक एनेबल बना सकते हैं। लाइक जो आपको बेटर डिसीजन और सस्टेनेबल सक्सेस के लिए आपको हेल्प कर सकता है। सो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि भाई कोसो फ्रेमवर्क के जो प्रिंसिपल को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है और कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस को रिस्क के साथ अलाइन कर सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं अब और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि भाई कोसो फ्रेमवर्क एक स्किल भी है और एक ग्रोथ टूल भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर की कि इंस्टीट्यूट क्या बोलना चाह रहा है। सो फर्स्ट थिंग, रिस्क एनेबल स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है डायरेक्शन टू अ फर्म रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैपन इन इट दिस वन स्टेप फर्दर। द ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी डेवलपमेंट अप्रोच द एम्फसाइज फोकस। ओके, सो मेन चीज पहले क्या इसमें क्या बोला कि भाई एक रिस्क एनेबल स्ट्रेटजी का मतलब है कि भाई ऐसी स्ट्रेटजी जो फर्म को एक क्लियर डायरेक्शन देती है, चाहे कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए। मतलब चाहे दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस आ जाए या तो फिर मार्केट धीरे धीरे चेंज हो, ऑर्गेनाइजेशन को अपना पाथ जो है वो क्लियर रहता होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि भाई जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी डेवलप अप्रोच इज एम्फेसाइज फोकस। यानी क्या बोल रहा है कि भाई अब ट्रेडिशनल जो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट क्या कहता है, तो भाई वो कहता है कि भाई अपने कस्टमर्स आइडेंटिफाई करो, उन्हें क्या वैल्यू दोगे डिसाइड करो और मार्केट में कैसे कम्पीट करोगे ये आपको प्लान करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाइड हु आर द कस्टमर्स, व्हाट वैल्यू विल प्रोवाइड देम एंड हाउ इट विल कंप्लीट। Okay, so in doing so, one market several necessary assumption. What happened to strategy when the key assumption are wrong or change? Okay, so firm find themselves in the crisis management rather than guide by the strategy. This can happen fast and it can be happen slowly. यानी क्या बोल रहा है कि भाई लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, तो भाई जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तब कुछ एजम्पशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिटेल स्टोर मान लेता है कि भाई कस्टमर्स हमेशा मॉल आके ही शॉपिंग करेंगे। बट ये उसकी असम्पशन है। अब सोचो अगर ये असम्पशन गलत हो गया, जैसे कि भाई कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हो गया तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी तो कोलैप्स हो जाएगी। ओके, सो इसके समझने के लिए हमने एक यहाँ पे रिपोर्ट दिया है। कोविड-19 पैंडेमिक वाज द फर्स्ट इवेंट, ऑनलाइन शॉपिंग वाज द स्लोवर, बोथ द इवेंट वर अनएक्सपेक्टेड एंड challenges strategies. When the strategy lacks a robust assessment of the risk, it's doomed to be the challenge by the unexpected. And a risk enabled strategy provides the clear direction in the both expected and unexpected circumstances. यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दो आपको एग्जांपल दिए हैं। ओके, फर्स्ट आपको दिया है कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन का और दूसरा दिया है आपको ऑनलाइन शॉपिंग ग्रोथ का। ठीक है, सो फर्स्ट कोविड-19 पैंडेमिक में बारे में जो हम बात करेंगे तो वो कैसे, तो भाई ये एक फास्ट इवेंट था। ओके, सो ओवरनाइट ट्रैवल, ऑफिस, मॉल सब बंद हो गए थे और जो फर्म्स रिस्क एनेबल स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर था उन्होंने ही तुरंत अपना बिजनेस मॉडल एडजस्ट कर लिया था। जैसे कि भाई रेस्टोरेंट ने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू किया, जो प्रिपेयर नहीं थे वो सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करने लगे थे कब, कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन में। और दूसरी चीज है कि ऑनलाइन शॉपिंग का ग्रोथ। सो भाई ये एक स्लो इवेंट था, तो धीरे धीरे कस्टमर्स फिजिकल स्टोर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जाने लगे। जो फर्म्स ने अपने रिस्क एनेबल स्ट्रेटजी में ऑनलाइन प्रेजेंस को पहले ही इंक्लूड कर लिया था, तो जैसे अमेजन या तो फ्लिपकार्ट, तो उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया। लेकिन जो सिर्फ ट्रेडिशनल थिंकिंग पे चले, जैसे कि कुछ ओल्ड स्टाइल रिटेल ब्रांड्स, वो पीछे ही छूट गए। ओके, सो मेन सवाल है। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि हाउ एवर वन कैन इनहेंस द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन द थ्री वेज। ओके, सो इसके थ्री मेन भी बेनिफिट्स है रिस्क एनेबल एनेबल स्ट्रेटजी के लिए। थ्री मेन बेनिफिट्स क्या है तो देखते हैं।
ओके, सो आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी मिस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी डेवलपमेंट अप्रोचेस। यानी क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाइड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, लाइक ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी सिर्फ एक फिक्स्ड फोकस रहता था, लेकिन रिस्क एनेबल स्ट्रेटजी आपको वो नए चांसेस दिखाता है कि भाई जो पहले मिस हो जाते थे। लाइक एग्जांपल कोविड के बाद आपका जो एडटेक कंपनीज जैसे कि बायजूस ने भी अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को पकड़ ली और ऑनलाइन लर्निंग को बूम कर दिया। ओके, फिर दूसरा, फॉर्म्स विल बी लेस डिस्ट्रैक्टेड आस्किंग व्हाट इफ बिकॉज यू विल ऑलरेडी हैव प्रोवाइड द आंसर। यानी भाई लेस डिस्ट्रैक्शन विद व्हाट इफ, यानी भाई अगर आपने पहले से ही आपके जो सिनेरियो के आंसर प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप बार-बार सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि भाई व्हाट इफ मार्केट कोलैप्स हो गया, ओके? तो व्हाट इफ से आप पूरा जो क्वेश्चन आप बनाते हो, वो क्वेश्चन आप नहीं बार-बार सोचेंगे, उसके आंसर आपको मिल गया होगा, आपको पाथ मिल गया होगा, प्रिपेयर कर लिया होगा तब। सो व्हाट इफ द कस्टमर डिमांड बदल गई? ओके, सो एग्जांपल सपोज करो कि भाई इंश्योरेंस कंपनी पहले से ही रिस्क सिनेरियो बना के चलती है, ओके? सो इसलिए उन्हें सडन सिचुएशन में भी पैनिक नहीं होता है, ओके? इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उन लोगों के पास एक एक्चुअरियल साइंस का बंदा रहता है, जो एक्चुअरियल साइंस के जो आप शायद आपने कोर्स का नाम सुना होगा, एक्चुअरियल साइंस, ओके? तो वो लोग क्या करते हैं, आपको उन लोगों का बहुत सारे पेपर होते हैं, ओके, बट और सारे पेपर बहुत हार्ड है, और करीबन मुझे पता है तब तक अभी तक हमारे इंडिया में एक्चुअरियल साइंस अभी तक 400 के आसपास ही है, ओके? पूरे इंडिया में 400 के आसपास पर्सन है जो एक्चुअली पूरा कर चुके हैं, ओके? शायद ये भी डेटा मैंने बहुत पुराना है, तो शायद ये ज्यादा भी है या कम है, बट मुझे अप्रोक्स पता है कि 400 के आसपास ही है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उन लोगों को हायर करती है रिस्क एनालाइज करने के लिए। वो लोग पूरा चीज रिस्क पे डिपेंड करते हैं, लाइक एनालिसिस करते हैं रिस्क कितना होगा वगैरह वगैरह, ओके? तो उनका काम ही यही होता है, ओके? और आपको भी फ्री पढ़ो तो आप ये देखना एक्चुअल साइंस के बारे में, और बहुत अच्छा कोर्स है, ओके? बट डिफिकल्टी लेवल उसका बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम बच्चे करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, बट और कम लोग हैं, हाल ही में भी बहुत कम लोग अभी लाइक पास आउट हो रहे हैं, लाइक सभी पेपर बहुत लोग ने पास नहीं किए होते, ओके? तो ये सारी चीजें। और थर्ड वन, द स्ट्रेटजी विल बी द मोर रेजिलिएंट एंड एबल टू प्रोवाइड द डायरेक्शन रिगार्डलेस टू ऑफ द व्हाट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अकर। यानी मोर रेजिलिएंट स्ट्रेटजी मतलब भी स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल और आपका जो टफ दोनों होती है, ओके? कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आए फिर भी कंपनी को क्लियर डायरेक्शन मिलता है। एग्जांपल टेस्ला जैसे कंपनीज नए नए मार्केट शॉक्स हैंडल करती है, ओके? और फिर भी अपना इनोवेशन और एक्सपेंशन कंटिन्यूस रखती है, ओके? सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द रिस्क एनेबलिंग स्ट्रेटजी। सो ये एक सिल भी है जो ऑर्गेनाइजेशन को बचाता है, और एक कंपास भी है जो ऑर्गेनाइजेशन को सिचुएशन में गाइड भी करता है, ओके? अभी हम बात करने वाले हैं कोसो फ्रेमवर्क, ओके? कोसो फ्रेमवर्क। सो स्टार्ट करते हैं कोसो फ्रेमवर्क। अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको सारी चीजें बता देता हूँ कि कोसो फ्रेमवर्क में क्या 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 चीज है, ओके? अदरवाइज पूरा चीज पढ़ेंगे और उसके बाद करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो सारी चीजें पढ़ ही लेते हैं, ओके? So ERM framework by the Commission of the Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO) provides a more disciplined and consistent standards against which is to implement and assess the company's ERM program. And ERM yani Enterprise Risk Management integrate with strategy and performance provide the framework for boards and management in the entities of all sizes, and it builds on the current level of risk management that exists in the normal course of the business. Further, it demonstrates the how integrate enterprise risk management practice throughout an entity helps to accelerate growth and enhance performance. And it also contains the principle that can be applied from the strategy decision making through to the performance. यानी क्या चीज बोल रहा है? सो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई कोसो है क्या, ओके? सो कोसो का फुल फॉर्म क्या है कि भाई कमिटी ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड वे कमीशन, ओके? सो ये आपको हाईलाइट करके रखना चाहिए, शायद पूछा जा सकता है कोसो का फुल फॉर्म और एक ईआरएम का फुल फॉर्म, ओके? सो मेन चीज क्या बोला है कि भाई कोसो का फुल फॉर्म क्या था? कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन। सो इसने एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क डिजाइन किया है कि भाई जो कंपनीज को एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड देता है अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट और एक्सेस करने के लिए। अब आप सोचोगे कि भाई इसका जो यूज कहाँ होता है, ओके? सो सिंपल वे में मैं बताऊं तो भाई चाहे छोटी कंपनी हो या तो फिर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो फिर मैनेजमेंट, दोनों के लिए ये एक गाइडलाइंस का काम करता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट को जो स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस के साथ कैसे इंटीग्रेट आपको करना है, ओके? मतलब कि भाई रिस्क मैनेजमेंट अलग से एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये हर डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के साथ जुड़ जाता है, और जब ऐसा होता है तो कंपनी की ग्रोथ एक्सीलरेट होती है और परफॉर्मेंस इनहेंस होता रहता है। अभी सपोज करो एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाती है, तो अगर वो कॉस्ट ऑफ फ्रेमवर्क को फॉलो करे, तो वो अपनी सप्लाई चेन रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को पहले ही इवेल्युएट कर लेगी। सो इससे आपका जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट भी कम करने लगेगा, ओके? सो ऐसे ही आपका कॉस्ट ऑफ फ्रेमवर्क जो आपके रिस्क मैनेजमेंट में है, वो इंप्लीमेंट ऐसे होता है, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। COSO defines the ERM as the follows: the culture, capabilities, practice, integrate with the strategy setting and its performance. Organization rely on the managed risk in the creating, pursuing, and the realizing value.
यानी क्या बोल रहा है? यानी बोल रहा है कि भाई कोसो फ्रेमवर्क एक फॉर्मल डेफिनेशन भी देता है, जिसमें ईआरएम की भी फॉर्मल डेफिनेशन देता है कोसो फ्रेमवर्क। ओके, ईआरएम का मतलब क्या है कि भाई कल्चर, कैपेबिलिटीज, प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी, सेटिंग्स एंड परफॉर्मेंस दैट ऑर्गेनाइजेशन रिले ऑन द मैनेजमेंट रिस्क इन क्रिएटिंग, परसिविंग, रियलाइजिंग वैल्यू। यानी क्या बोल रहा है इजी वे में मैं बताऊं तो भाई ईआरएम सिर्फ रिस्क अवॉइड करने के लिए नहीं है, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने, प्रिजर्व करने और रियलाइज करने के लिए है। मतलब कि भाई रिस्क को एक नेगेटिव पॉइंट ना, लाइक रिस्क को एक नेगेटिव पॉइंट ना मानकर एक एनेबलर, लाइक एनेबल के रूप में आपको यूज करना चाहिए किसको, ईआरएम को। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं, one of the most versatile and the widely focused framework for internal control is one published by the COSO and committee of the sponsoring organization. COSO first published its internal control framework in 1992, followed by the modern day overall in the 2013. Okay, a system of the internal control based on the कोसो फ्रेमवर्क will have to 5 components। यानी क्या बोल रहा है कि भाई कोसो का इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क काफी ही फेमस था। ओके, सबसे पहली बार ये 1992 में पब्लिश हुआ था और 2013 में इसे अपडेट किया गया था। सो इस फ्रेमवर्क के बेस पर ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाता है तो भाई उसके 5 मेन कंपोनेंट्स भी है। सो ये 5 मेन जो पिलर्स इंश्योर करता है कि भाई कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिव अचीव कर सके और रिस्क को मैनेज कर सके। सो अब हम देखने वाले हैं हमारे जो 5 मेन क्या है कंपोनेंट्स, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट ऑन इफेक्टिव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एज पर द कोसो। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सो गाइस, अब हम बात करें किस चीज पे करने वाले हैं। सो बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट यानी ईआरएम, जो कोसो फ्रेमवर्क कहलाता है। ओके, सो आज के टाइम में कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लाइक रिस्क हमेशा होगा, चाहे वो मार्केट का हो, टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का हो, या तो फिर ह्यूमन रिसोर्स का। लेकिन सवाल ये है कि भाई रिस्क को हम हैंडल कैसे करते हैं, और इसी के लिए ईआरएम आता है पिक्चर में। ओके, सो ईआरएम का फायदा सिर्फ लॉस से बचने का नहीं होता है, बल्कि ग्रोथ को एक्सेलरेट करना भी होता है। सो चलिए एक एक करके हम बेनिफिट देखते हैं कि क्या बोल रहा है बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव ईआरएम एज पर द कोसो। सो फर्स्ट बोल रहा है आपका इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, इसके अंदर के पॉइंट आपको पढ़ना है। ओके, सारी चीजें मैं यहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कवर नहीं करने वाला हूँ। फास्टर जैसा ये मैंने बैच लॉन्च किया है। ओके, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा तो फिर रेगुलर जैसा हो जाएगा और उसमें टाइम भी बहुत जाएगा। तो ये जो आपको कभी कभी मैंने मेरा एक फिक्स है कि आपको 1 घंटे से ज्यादा का कभी भी लेक्चर ना मिले। शायद आपने अभी तक देखा होगा तो 1 घंटे से ज्यादा का 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 1 से 2 लेक्चर ही आपको शायद मिला होगा। अदरवाइज आपके सारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, पर 1 घंटे से ज्यादा आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, कोई भी वीडियो नहीं। और बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने रखे हैं कि जो 20 मिनट, 30 मिनट, 7 मिनट ऐसे में खत्म हो जा रहा है। ओके, सो मेन चीज यही है कि आपको लास्ट मोमेंट में जब भी आपको रिवाइज करना हो तो वो भी आपको इफेक्टिव वे में आप रिवाइज कर सकते हो, आपको बहुत सारा टाइम ना देना पड़े। इसलिए ये सोच के साथ मैंने ये सारी चीजें आपके लिए शुरू किया था। ओके, सो प्लीज आप थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लेना, आपकी अंदर की जो चीज है वो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और कभी कभी तो मैं क्या करता हूँ कि अंदर की चीज भी मैं खुद पढ़ाता हूँ। सो ऑब्वियसली आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्या पॉइंट है, इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो ये इसमें क्या बोलना चाहिए कि भाई नॉर्मली जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो भाई ज्यादातर नेगेटिव रिस्क पे हम फोकस करते हैं कि भाई लॉस ना हो, प्रॉब्लम ना आए, इस पे फोकस हम ज्यादा करते हैं। बट लेकिन ईआरएम हमें पॉजिटिव साइड भी दिखाता है, मतलब कि रिस्क के पीछे छुपी हुई अपॉर्चुनिटी भी समझ आती है। ओके, तो वो सारी चीजें हमको दिखाने के लिए हमारे ईआरएम आइडेंटिफाइड करता है। ओके, सो यहाँ पे भी वही चीज होगा, देखना है तो देखो ऑल द पॉसिबिलिटीज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड यूनिक चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द करंट अपॉर्चुनिटीज। देखा, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अभी इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि भाई सपोज करो कि भाई एक आईटी कंपनी जब साइबर अटैक के रिस्क को स्टडी करता है तो उसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि भाई साइबर सिक्योरिटी सर्विस डिमांड मार्केट में बूम कर रहा है। सो मतलब एक तरफ वो अपने सिस्टम को सिक्योर भी करती है और दूसरी तरफ नए प्रोडक्ट लॉन्च करके रेवेन्यू भी कमा सकती है। ओके, सो अपॉर्चुनिटी भी आपको देखना चाहिए। आप नेगेटिव साइड तो देख रहे हो, बट पॉजिटिव साइड तो देखिए, आपको अपॉर्चुनिटी भी, आपको रिस्क के पीछे जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी आपको देखना चाहिए। ओके, सो वो एक बेनिफिट है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है आइडेंटिफाइड मैनेजिंग रिस्क एंटिटी वाइड। यानी कि भाई रिस्क हमेशा एक डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं रहता है, वो एक जगह से निकलकर दूसरे पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है। लाइक ईआरएम इंश्योर करता है कि भाई रिस्क को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखा जाए, ना कि सिर्फ एक यूनिट तक। ओके, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक हमको देखना है, ना कि एक सिर्फ डिपार्टमेंट, एक यूनिट की तरह आपको देखना है। सपोज करो कि भाई मान लो कि भाई एक एफएमसीजी कंपनी के आपके रॉ मटेरियल सप्लाई स्ट्राइक पे चले गए, सो ये प्रॉब्लम सिर्फ परचेस डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं रहेगी, इसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस और इवन मार्केटिंग तक भी आने वाला है। सो अगर ईआरएम जो एंटिटी वाइड रिस्क को पहले से आइडेंटिफाइड करे तो मैनेजमेंट टाइम पे बैकअप सप्लायर अरेंज भी कर लेगा। ओके, सो ये चीज भी आपको देखनी है, ये भी आपका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। फिर बात करता है थर्ड पॉइंट, इंक्रीज द पॉजिटिव
आउटकम्स एंड एडवांटेज व्हाइल द रिड्यूसिंग नेगेटिव सरप्राइजेस। यानी क्या बोल रहा है? यानी इसमें बोल रहा है कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है कि भाई जब बिजनेस को सडनली शॉक लगता है, जैसे मार्केट कोलैप्स हो गया, नेचुरल डिजास्टर, या तो फिर कंपटीटर का सडनली मूव हो जाना। सो ईआरएम इस तरह के जो शॉक्स को जो शॉक देते हैं तो उसको कम कर देता है, और साथ ही अगर कोई भी पॉजिटिव इवेंट होता है तो उसका भी बेनिफिट आप भी ले पाता है, ओके, ले आता है। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊँ तो भाई कोविड के दौरान जहाँ पे कई कंपनीज कोलैप्स हो गई, ओके, सो वहीं जोमेटो और जो स्विगी जैसे जो फर्म्स ने अपने बिजनेस मॉडल को और एक्सपेंड कर लिया था। क्यों? कि भाई क्योंकि उनके पास पहले से ही एक डिलीवरी नेटवर्क था और उन्होंने रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया था, इसीलिए। ठीक है। फिर बात आता है फोर्थ पॉइंट, रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी। सो रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी क्या है? सो भाई कई कंपनीज के लिए प्रॉब्लम सिर्फ लॉस का नहीं होता है, बल्कि परफॉर्मेंस का स्टेबल ना रहना भी एक इश्यू बन जाता है। सो कभी ज्यादा आउटपुट, कभी कम, सो दोनों ही आपका जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ओके, सो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो ईआरएम जो हेल्प करता है कि भाई परफॉर्मेंस को प्रिडिक्टेबल और स्टेडी बनाना चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ओके, तो उसको मानसून का रिस्क भी होता है, ओके। अगर उन्होंने ईआरएम के थ्रू अल्टरनेट प्लान्स बनाकर रखे हो, जैसे कि भाई प्री मानसून वर्क फास्ट कंप्लीट करना है, या तो फिर वाटर प्रूफ रॉ मटेरियल रेडी रखना, तो उनके प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होते हैं और क्लाइंट का भी जो ट्रस्ट है वो भी बना रहता है, ओके। सो ये चीज हम कर सकते हैं। सो रिड्यूस परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी। फिर होता है इंप्रूविंग रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके। क्या है इंप्रूविंग रिसोर्स डेवलपमेंट? सो डिप्लॉयमेंट, सॉरी नॉट डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, ओके। सो हर रिस्क इनडायरेक्टली रिसोर्स डिमांड करता है, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, या तो फिर मेन पावर, बट लेकिन रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। बट ईआरएम जो है, ईआरएम मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि भाई कहाँ पहले रिसोर्स लगाना चाहिए और कहाँ बाद में, मतलब रिसोर्स अलोकेशन आपका स्मार्ट बन जाता है, ओके। सपोज करो कि भाई एक हॉस्पिटल को लगता है कि भाई एक तरफ आपका पेशेंट इनफ्लो बढ़ने वाला है और दूसरी तरफ न्यू मेडिकल इक्विपमेंट लेने का रिस्क भी है। सो अगर उनके पास ईआरएम है, लाइक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है, तो वो पहले मेन पावर और बेड्स अरेंज करेंगे, ओके, और फिर इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब रिसोर्स का यूज प्रायोरिटी का बेसिस पे पर होगा, ओके। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है इनहेंसिंग एंटरप्राइज रेजिलियंस। सो क्या होता है इनहेंसिंग एंटरप्राइज रेजिलियंस? मतलब क्या है कि भाई आज के फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई ईआरएम, लाइक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रेजिलियंट बनाता है। मतलब कि भाई कंपनी हर चेंज के लिए तैयार होती है, चाहे वो सडन हो या तो फिर ग्रेजुअल हो, ओके। सपोज करो कि भाई एयरलाइन इंडस्ट्री का ही हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोविड के बाद पैसेंजर फ्लाइट्स बंद हो गई थी, ओके, पैसेंजर फ्लाइट्स क्या हो गई थी, बंद हो गई थी कोविड के टाइम, बट लेकिन जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखा था, तो उन्होंने इमीडिएटली कार्गो ऑपरेशन शुरू कर दिया। सो इससे उन्होंने अपना सर्वाइवल सिक्योर तो किया और फ्यूचर के लिए नए बिजनेस लाइन भी क्रिएट कर ली थी, ठीक है। सो ये हमने देखे कि भाई आपके जो भी बेनिफिट है ऑफ इफेक्टिव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ओके। सो एज पर द कोसो, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि कितने कितने बेनिफिट थे, ओके। सो आगे देखते हैं। सो मेन चीज क्या था कि भाई ये जो बेनिफिट है तो उसका मेन मैं यहाँ पे समरी बता दूं तो भाई मेन चीज क्या बोली उसमें, तो भाई रिस्क को हमेशा एक दुश्मन हमको नहीं समझना चाहिए। सो मेन ये है कि भाई रिस्क के पीछे हमेशा एक अपॉर्चुनिटी जो होती है, ओके, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करके उसको अपॉर्चुनिटी को हमको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। और ईआरएम, लाइक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, स्पेशली जो कोसो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन को सेफ भी रखता है और ग्रोथ भी आपको दिलाता है। सो इफेक्टिव ईआरएम का मतलब है कि भाई कम शॉक, ज्यादा स्टेबिलिटी और फ्यूचर के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल सकता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो कोसो डिफाइंड इंटरनल कंट्रोल इन द इंटरनल control, okay, integrate framework 2013 and ERM, integrating with the strategy and the performance runs and follows a process effected by the entities board directors management other professionals, personal, designed to provide the reasonable assurance regarding to achievement of object relating to the operation reporting and the compliance। यानी क्या बोल रहा है? यानी सारी चीजें मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छी बात बोला है कि भाई कोसो की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि भाई इंटरनल कंट्रोल। सो कोसो ने अपने इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेट फ्रेमवर्क 2013 और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रिटी विद स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस 2017 दोनों में इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन किया है कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज मिलकर चलाते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है कि भाई रिजनेबल अश्योरेंस देना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे, ऑपरेशन क्या बोल रहा था, यस, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे ऑपरेशन से रिपोर्टिंग और कंप्लायंस के एरियाज में, ओके। सो अब इसको इजी शब्दों में मैं समझाना चाहूँ तो भाई क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहले ये एक प्रोसेस है कि भाई एक बार का काम नहीं है, मतलब कि भाई इंटरनल कंट्रोल एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है कि भाई जो डेली बिजनेस के साथ आपका जो रन करता है। दूसरा,
चीज़ बोलूँ तो भई सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज़ ओके, सो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हर लेवल पर आपका कंट्रोल होना चाहिए तभी ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी सेफ रहेगी। और तीसरी चीज़ बोला कि भई इसका मेन एम होता है कि भई रीज़नेबल एश्योरेंस देना, मतलब कि भई 100% गारंटी नहीं है, लेकिन इतना एश्योरेंस कि भई ऑर्गेनाइज़ेशन अपने गोल सेफली अचीव कर पाए, ओके। और ये गोल्स 3 एरियाज़ में होते हैं। 3 एरियाज़ कौन से बताए थे यहाँ पे? सो फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ, 3 एरियाज़ टू ऑपरेशन, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, ओके। ऑपरेशन, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो ये 3 एरियाज़ में आपके गोल्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑपरेशन, सो डेली बिज़नेस एक्टिविटी स्मूथली चल रहा है कि नहीं वो। रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्यूरेट और रिलायबल हो। कंप्लायंस, लॉज़, रूल्स, रेगुलेशन का आपको फॉलो करना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये था आपका इंटरनल कंट्रोल की डेफिनिशन बाय कोशो, ठीक है? अब हम बात करें फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स, जस्ट वेट, yes. Following 5 components of the internal control support all 3 categories of the objectives. All 3 categories objective हमने देखा कौन कौन सा था, ऑपरेशन, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, ओके। सो उनको सपोर्ट करने के लिए आपको 5 कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, तो क्या क्या है वो देखते हैं। सो मेन चीज था कि भाई फर्स्ट है आपका कोसो इंटरनल कंट्रोल, सॉरी 5 कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल के जो थे, तो उसमें फर्स्ट है आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, चलो। सो फर्स्ट है आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट। सो कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या बोल रहा है? सो पहली चीज़ कि हम क्या देख रहे हैं, तो पहली चीज़ मैं बता दूं फिर से कि हम कोसो के 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल देख रहे हैं, जिसमें 5 पिलर है कि भाई जो पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आपका स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सबसे पहले कंपोनेंट है आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट। सो कंट्रोल एनवायरनमेंट एक तरह का फाउंडेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का है। जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूरी होता है, वैसे ही इंटरनल कंट्रोल के लिए भी स्ट्रॉन्ग आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट होना जरूरी है। ओके, सो मतलब क्या बोल रहा हूँ कि भाई मतलब ये है कि भाई कंट्रोल एनवायरनमेंट मेनली डिसाइड करता है कि भाई टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड, अब बॉट जो है मैनेजमेंट में वो किस तरह का टोन सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब भी उनका एटीट्यूड, उनकी सोच, उनका बिहेवियर, रिस्क और इंटरनल कंट्रोल के लिए कैसा है। अगर टॉप मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल को इंपॉर्टेंस देता है तो एम्प्लॉइज भी उसी सीरियसनेस के साथ क्या करेंगे, फॉलो करते रहेंगे, ओके। फिर मेन चीज है कि भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी इंक्लूड होती है, लाइक टोन एट द टॉप, ओके। सो मैनेजमेंट किस तरह से ऑनेस्टी, एथिक्स और कंप्लायंस के लिए मैसेज देती है। फिर दूसरा मैं बता सकता हूँ कि भाई सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, लाइक काम अलग अलग लोगों में आपका डिवाइड करना ताकि भाई फ्रॉड और एरर्स अवॉइड हो जाए। और थर्ड होता है आपका कंपनी कल्चर, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूज और डिसिप्लिन जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है, ओके। सो ये 3 चीज बहुत अच्छी है जो यहाँ पे भी लिखी है, टोन फॉर एक्सपेक्टेशन, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज एंड इंपॉर्टेंस टू इंटरनल कंट्रोल विद इन द ओवरऑल कंपनी कल्चर, ओके। सो ये 3 चीज मैंने बता दी, ओके। और आपको एग्जांपल से थ्रू बताना है तो फिर मैं भी आपके एग्जांपल का भी बता सकता हूँ इसमें कि भाई मान लो एक कंपनी में सीईओ हमेशा आपका जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को इंपॉर्टेंस देता है, ओके। और खुद भी ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करता है, बट साथ ही वो इंश्योर करता है कि भाई एक ही इंसान कैश रिसीव करने और अकाउंटिंग दोनों का काम ना करे, मतलब कि भाई ड्यूटीज प्रॉपर्ली सेग्रीगेट है। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाता है। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट ही केयरलेस हो और बोले कि भाई छोड़ो यार रूल्स को, बस प्रॉफिट ले आओ, तो एम्प्लॉइज भी इग्नोर करेगा। सो मेन तब लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, फ्रॉड हो सकता है, मिस रिपोर्टिंग, ओके। और वीक आपका कंट्रोल है इसलिए, ठीक है। सो आपको मेन चीज क्या करना है, कंट्रोल एनवायरनमेंट करने रहना है। जस्ट 1 मिनट, ओके, परफेक्ट। चलो आगे हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट। सेकंड पॉइंट आपके कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट रिस्क असेसमेंट। सो रिस्क असेसमेंट क्या बोल रहा है? सो भाई रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के रास्ते में कौन से खतरे लाइक थ्रेट्स आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करे और उसको एनालाइज करे, उसको क्या बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट। सपोज करो कि भाई अगर एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो रिस्क असेसमेंट में देखा जाएगा कि भाई मार्केट में कंपटीशन कैसा है, कस्टमर एक्सेप्ट करेगा ये प्रोडक्ट को ही नहीं करेगा, या तो फिर और प्रोडक्शन कॉस्ट डिमांड के हिसाब से मैच करेगी या नहीं करेगी। सो ये सारी चीज जो प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका आइडेंटिफाई करना है और उसको एनालाइज करना है, वो बताता है रिस्क असेसमेंट। चलो डन। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या बोल रहा है कि ये बेसिकली पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म होता है कि भाई जो इंश्योर करता है कि भाई जो रिस्क आइडेंटिफाइड किया गया है उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिया जा रहा है, ओके। ये क्या है, पॉलिसी, प्रोसीजर और मैकेनिज्म, यहाँ पे लिखा ही है पॉलिसी, प्रोसीजर और मैकेनिज्म, ठीक है। सो मेन चीज यहाँ पे मैं बता दूं, सपोज करो कि भाई एग्जांपल से ही बता देता हूँ कि भाई अगर कंपनी को फ्रॉड का रिस्क लगता है तो वो कंट्रोल एक्टिविटी के रूप में ड्यूअल ऑथराइजेशन सिस्टम लगाएगी, जहाँ पे एक पेमेंट तभी रिलीज होगा कि जब दो अलग अलग लोग उसको अप्रूव करें, चेक करें, ओके, एनालाइज करें, फिर वो लोग दोनों अलग अलग लोग उसका पेमेंट करें, ओके। सो इसको बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटी। फोर्थ आपका बताया है कि भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन।
यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई सही इन्फॉर्मेशन सही लोग तक सही टाइम पे पहुंचनी चाहिए। लाइक इंटरनल रिपोर्ट्स बनाया जाता है कि भाई जो ऑडिटर और स्टेक होल्डर्स को ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और कंट्रोल्स के बारे में अपडेट करता रहता है। सपोज करो कि भाई अगर मंथली ऑडिट रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट को दिया जाता है और तो वो टाइमली डिसीजन ले सकते हैं कि और अगर कहीं लूपहोल हो तो उसको भी एक्शन में ला सकते हैं। ओके, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टाइमली होना चाहिए। फिर होता है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। सो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में क्या होता है कि भाई मॉनिटरिंग का मतलब है कि कंटिन्यूस आपको चेक करना। ओके, कि जो इंटरनल कंट्रोल्स और पॉलिसी बनाई गई है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है ना या नहीं हो रही है, तो उसको कंटिन्यूअस वे में आपको चेक करते रहना है। सपोज करो कि भाई एक रिटेल चेन हर 3 महीने में अपने स्टोर के सरप्राइज ऑडिट करता है, तो ये एक मॉनिटरिंग एक्टिविटी है कि जो इंश्योर करता है कि भाई कुछ फ्रॉड है या तो फिर पॉलिसी वायोलेशन ना हो। ओके, और सारी चीज जो पॉलिसी बनाई गई उस हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है, वो सारी चीजें देखते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो इतना आपका चीज कवर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। और सो मेन चीज मुझे ये बता देना है कि आपका जो भी, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, डन। सो आगे बढ़ते हैं। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेट विद द स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस क्लैरिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एम्बेडिंग द थ्रू आउट an organization because risk influence and align strategy and performance across all department and the function। ओके, सो यानी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये 5 कंपोनेंट सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं है बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और परफॉर्मेंस के साथ आपको लिंक करना है। लाइक ईआरएम का काम है, ईआरएम यानी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का काम है कि भाई इंश्योर करना कि हर डिपार्टमेंट और फंक्शन रिस्क को समझे और उसके हिसाब से अपना काम करे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें पता चल गई है। अभी हम बात करने वाले हैं कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क लिंक विद इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क comprises 5 interrelated components। ओके, सो यहाँ पे बताए गए कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क गवर्नेंस कल्चर स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव सेटिंग परफॉर्मेंस रिव्यू रिवीजन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड द रिपोर्टिंग, उसके बारे में सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं, इसलिए वहाँ पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। सो कोसो फ्रेमवर्क क्या था कि भाई ये फ्रेमवर्क बेसिकली एक गाइडलाइन है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अपने रिस्क को मैनेज करने में, अपने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बनाने में और अपने गोल्स अचीव करने में। अब देखने देखने वाले हैं कि कोसो के जो भी 2 मेजर वर्जन है। ओके, सो मेन चीज है, पहला चीज हमने देखा था, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो पहली चीज यहाँ पे थोड़ा एक एडिशनल में थोड़ा चीज बता देता हूँ। ओके, ये कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क है। ओके, उसके पहले इसमें कोसो में कितने मेजर वर्जन है, 2 मेजर वर्जन आपको मिलते हैं। लाइक एक मिलता है कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क और दूसरा मिलता है कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क। अभी दोनों का मतलब क्या है तो वो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप लिख के रखना है तो लिख के रखना। ओके, सो कोसो में कितने फ्रेमवर्क है, कोसो के 2 मेजर वर्जन है। कौन कौन से, तो फर्स्ट है आपका कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, और दूसरा है आपका कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क। ओके, सो इसके बारे में पहला थोड़ा बहुत बताऊं तो दोनों के बारे में। सो कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है कि ये मेनली यूज होता है कि भाई 3 चीजों के लिए। ओके, ऑपरेशन स्मूथ रखने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही बनाने के लिए और कंप्लायंस यानी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए, जो हमने आगे अभी देख के आए। मतलब अगर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो फ्रॉड कम होगा, काम प्रॉपर डिवाइड होगा और रिपोर्टिंग आपका करेक्ट होगा। तो ये हम सारी चीजें हम ऊपर देख के आए, वो कोर्स की क्या था आपका कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क था। अभी दूसरा जो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है आपका कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या होता है कि भाई जिसका मतलब है कि भाई एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये थोड़ा ब्रॉड है क्योंकि इसमें ब्रॉडर है। ओके, सो इस क्या क्यों ऐसे ब्रॉडर है, क्योंकि भाई इसमें रिस्क मैनेजमेंट को डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस के साथ आपको कनेक्ट किया जाता है। मतलब जब कंपनी अपना फ्यूचर प्लान बनाती है तो सारे पॉसिबल रिस्क को पहले से सोचकर उसके सॉल्यूशन भी रेडी करती है। ओके, अभी सपोज करो मैं यहाँ पे दोनों के एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, तो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क की हम बात करें तो वो फॉलो करेगी कि भाई सपोज करो यहाँ पे नया एग्जांपल करते हैं। सो मान लो कि एक कंपनी नए प्रोडक्ट का लॉन्च करना चाहती है। ओके, तो दोनों के केस में हम देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क और ईआरएम फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग हम दोनों को देखेंगे। एक कंपनी क्या करना चाहती है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है, तो भाई अगर वो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क फॉलो करती है तो वो इंश्योर करेगी कि भाई अकाउंटिंग सही होना चाहिए, लीगल रूल्स फॉलो होना चाहिए और काम डिवाइड हो सो दैट मिस्टेक आपका ना हो। ओके, बट लेकिन अगर वो ईआरएम फ्रेमवर्क फॉलो करती है, वो कंपनी ईआरएम फ्रेमवर्क फॉलो करती है तो वो यूज करेगी कि भाई वो मार्केट डिमांड, कंपटीशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, फेलियर रिस्क सब एनालिसिस करेगी और फिर एक स्ट्रेटजी बनाएगी जिसमें रिस्क मैनेज भी हो और आपका ग्रोथ का चांसेस भी हो। सो मेन चीज क्या है गाइस कि भाई सिंपल शब्दों में बताओ तो भाई कोसो फ्रेमवर्क एक टूल है कि भाई जो बिजनेस को सिक्योर भी करता है और उनको फ्यूचर के लिए रेडी भी बनाता है। सो कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क जो का 5 जो पार्ट्स है लाइक गवर्नेंस और कल्चर, जो आपका
बेस बनता है। ओके, फिर दूसरा है आपका स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग जो डायरेक्शन देता है। ओके, थर्ड है आपका परफॉर्मेंस जो एक्चुअली आपको काम और रिजल्ट दिखाता है। फिर आता है आपका रिव्यू ऑन रिवीजन, तो वो क्या है कि जो सुधार और चेंजेस के लिए आपका है। और लास्ट आपका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग जो सबको क्लियर अपडेट्स देने के लिए होता है। ओके, सो सेम चीज है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क के बारे में। ओके, तो एक एक चीज हम देखने वाले हैं इसके बारे में। सो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज इनटू 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो आपका जो फर्स्ट है वो है आपका गवर्नेंस एंड कल्चर। ओके, सो आई होप सो कि ये आपका लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। यस ऑफ कोर्स, ये आपका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, सो गवर्नेंस एंड कल्चर, सेकंड स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव सेटिंग, थर्ड आपका परफॉर्मेंस रिव्यू रिवीजन एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। सो फर्स्ट गवर्नमेंट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या बोला है। सो सबसे पहले आपका क्या आता है गवर्नमेंट एंड कल्चर। सो इसमें कंपनी का ओवरऑल टोन सेट होता है जहां एथिकल वैल्यूज, बिहेवियर और रिस्क अवेयरनेस को प्रमोट किया जाता है। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि भाई टॉप मैनेजमेंट या तो फिर बोर्ड का ओवरसाइट। और कल्चर का मतलब क्या होता है कि भाई एम्प्लॉयज का सोच और काम करने का तरीका क्या है। ओके, सो बात करते हैं लास्ट सिंपल शब्दों में कि भाई कंपनी की सोच और ऊपर से लेकर नीचे तक का एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि भाई रिस्क को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सेकंड चीज आता है आपका स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग। तो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेटजी के साथ अलाइन किया जाता है। मतलब कि भाई पहले रिस्क एपेटाइट फिक्स होता है, कितने रिस्क लेने को कंपनी रेडी है, और फिर उसके ने कितना रिस्क लेने को कंपनी रेडी है, और फिर उसके हिसाब से बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपका सेट होता है। ओके, थर्ड होता है आपका परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस में क्या होता है कि भाई परफॉर्मेंस है कि भाई इस स्टेज पर आपका जो रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई जो स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, फिर उसको सेविरिटी के हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है। फिर डिसाइड होता है कि भाई उस रिस्क को एक्सेप्ट करना है, अवॉइड करना है, या तो फिर मिटिगेट करना है, तो वो उसके बाद होता है। एंड देन आपका होता है फोर्थ के रिव्यू एंड रिवीजन, जिसमें मतलब कि भाई जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया था उसको बार बार रिव्यू करना और चेक करो कि भाई वो सही चल रहा है या नहीं। अगर एनवायरमेंट चेंज हो गया हो तो रिवाइज कर दो। ओके, सो वो होता है आपका रिवीजन एंड रिव्यू। देन आता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। सो आखिर में ये जो पॉइंट है वो उसका मतलब है कि भाई रिस्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली वे में आपको शेयर करना है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। सो यही ट्रांसपेरेंसी से आपका डिसीजन इंप्रूव होते रहेंगे। ओके, सो आपके कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क के जो 5 कंपोनेंट्स हैं, गवर्नेंस, कल्चर, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्ट सेटिंग, परफॉर्मेंस, रिव्यू, रिवीजन, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग। सो ये सब एक साइकिल की तरह काम करता है। सो ये एंश्योर करता है कि भाई कंपनी के रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज हो और वो अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव करे। सिंपल शब्दों में तो ये एक टूल है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखता है और फ्यूचर के लिए आपको रेडी बनाता है। ठीक है, सो और यहाँ पे आपके सारी चीजें यहाँ पे यही चीज है। ओके, सो कवर हो चुकी है। सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 6.2 है वो एंड होता है। ओके, सो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ओके, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।